तो अभी फिर स्टार्ट करते हैं हम, जो हमें 2 दिन से किया नहीं था, 2 दिन से रह गया था। कुछ ऊपर नीचे चल रही थी तैयारियाँ सिलेबस की, तो अभी कर नहीं पाए थे एथिक्स, तो अभी करते हैं फिर से शुरू। तो अभी लास्ट हमने किया था क्वेश्चन 90 तक, जो बात कर रहा था शेड्यूल 2, मतलब ऐसा था ना, शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1 बात करते हैं, मतलब क्लॉज 1 पार्ट 1 फर्स्ट सेकंड शेड्यूल की कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है ये। इसे मैंने पढ़ा था क्लॉज 1 पार्ट 1 फॉर सेकंड शेड्यूल। ये मेंबर इन प्रैक्टिस गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he discloses information acquired in the course of his professional engagement to any person other than his client, so engaging him without the consent of his client or otherwise than as required by any law for the timing in force। ये पढ़ा था हमने। तो इसमें क्या था, उसने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी थी, तो हमने इसमें ऐसे 200 का भी रेफरेंस देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे बार बार पूछती है। मतलब टेस्ट वगैरह में भी आता है ये क्वेश्चन ना, क्योंकि ऐसे 200 का रेफरेंस बच्चों को ऐसे याद ही नहीं रहता है, मुझे भी नहीं याद था खुद। तो इस क्वेश्चन मतलब इसमें याद रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी वाले में ये भी लिखना है, क्योंकि ऐसे 200 ही बात करते हैं इसकी। क्या कहता है ये तो इसका नाम लिख दिया बस यहाँ तक। तो फिर रिक्वायर्स दैट ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज वर्क and should not disclose any such information to a third party without specific authority or unless there is a legal or professional duty to disclose। specific authority तो ऐसे हो गया कि मतलब क्लाइंट ने उसको अलाउ कर दिया, अथॉरिटी दे दी कि हाँ भाई तू यहाँ जा बता सकता है। और अगर कोई उसकी लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी, जैसे हमने देखा है कि अगर केस ही हो गया सीए के ऊपर, तो सीए को बोल दिया गया कि तुमने क्लाइंट का काम गलत किया है, कि तुम दिखाओ अपनी डॉक्यूमेंटेशन कि तुमने सही किया, तो सीए वहाँ पे ऐसे बोलेगा कि नहीं दिखा सकता, तो सीए तो गिल्टी पाया जाएगा ना, कोर्ट में उसको जेल हो जाएगी। तो वहाँ पे एक तरह से लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी आ जाती है टू डिस्क्लोज। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। तो इन द गिवन केस मिस्टर बी, ये तो हमने पढ़ लिया था, बस आगे चलते हैं हम 91 पे। ठीक है, ये कब बात करता है, XYZ हैज़ अप्लाइड टू बैंक फॉर लोन फैसिलिटीज। बैंक ऑन स्टडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी नोटिस दैट यू आर द ऑडिटर एंड रिक्वेस्ट यू टू कॉल एट बैंक फॉर डिस्कशन। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन द बैंक आस्क्स फॉर योर ओपिनियन रिगार्डिंग द कंपनी एंड ऑल्सो आस्क फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ फ्यू आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन योर वर्किंग पेपर फाइल, वट शुड बी योर रिस्पॉन्स एंड वाई। तो बैंक तुम्हें कह रहा है, मैं एक तरह से बैंक तुम्हें इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम अपने वर्किंग पेपर से मुझे फाइल्स वगैरह शेयर कर दो उसकी क्लाइंट की। तो एक तरह से ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिकॉज इसमें इतना दिमाग बंदा नहीं लगाता कि कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है, कि मतलब बैंक एक तरह से डायरेक्टली नहीं लिखा, इनडायरेक्टली पर इन कॉन्फिडेंशियलिटी हर्ट हो जाएगी और शेयर नहीं कर सकता ऐसे डाटा। ठीक है, ये बात करते हैं क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल मेंबर इन प्रैक्टिस इन GOPM इफ ही डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन acquired in the course of his professional engagement to any person other than his client, so engaging him without the consent of his client or otherwise as required by any law for a timing in force। ठीक है, ठीक है, ऐसे 200 बात करता है ओया कैसा, जो हमने लिखा था ऊपर, विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, द ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क एंड शुड नॉट डिस्क्लोज एनी सच इन्फॉर्मेशन टू अ थर्ड पार्टी विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी और अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। ठीक है, फिर इन द गिवन केस द बैंक हैज आस्क्ड द ऑडिटर फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्यू आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन हिज वर्किंग पेपर। ठीक है, हैविंग रिगार्ड टू द पोजीशन स्टेटेड अर्लियर द ऑडिटर कैन नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन इन हिज पोजेशन विदाउट स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द क्लाइंट। वही है, उसने ना तो परमिशन लिया क्लाइंट से, मतलब वही है ना स्पेसिफिक अथॉरिटी। ये हाँ, ये चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे, कि देखो मैंने वो भी नोटिस किया कि यहाँ पे लिखा है विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट, थोड़ा वर्डिंग में डिफरेंट है। यहाँ पे देखो विदाउट हिज क्लाइंट कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट लिखा है, किसके अंदर लिखा है, ये 112 के अंदर लिखा है ऐसे। तो ऐसे 200 के अंदर अगर देखें, वहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी। स्पेसिफिक अथॉरिटी का मतलब भी यही हो गया, बस लिखने का ढंग है कि ऐसे 200 में ऐसे लिखा है, तो हमें भी ऐसे ही लिख के आना पेपर में। और अनलेस देर से लिखा है अदरवाइज देन एज रिक्वायर्ड बाई लॉ, या लिखा है अनलेस देर इज अ लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। बस ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है ये। ठीक है, मतलब इससे मेरे सामने नंबर कटने नहीं चाहिए अगर ऊपर नीचे लिखते हैं, पर ठीक है, अगर याद रहता है तो बेटर है ना यार, एक ही बार में निकाल लेंगे इसी। In the given case, the bank has asked the auditor for detailed information regarding few items in the financial statements available in his working paper. ठीक है, having regard to the position stated earlier, the auditor cannot disclose the information in his possession without specific permission of the client। ठीक है, एज फार एज वर्किंग पेपर्स आर कंसर्न, वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, ये तो पढ़ा ही हुआ है हमने। फिर द ऑडिटर में एट हिज डिस्क्रिप्शन मेक पोर्शंस ऑफ और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज वर्किंग पेपर्स अवेलेबल टू हिज क्लाइंट। ठीक है, इंक्लूजन क्या है, देर इज नो रिक्वायरमेंट कंपेलिंग द ऑडिटर टू डाइवर्ज इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड इंक्लूडेड इन द वर्किंग पेपर्स टू एनी आउटसाइड एजेंसी एक्सेप्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ। सिर्फ अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है तभी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप, नहीं तो आपको अलाउड ही नहीं है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट 92 पे। मिस्टर पारेख चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज इनवाइटेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स टू प्रेजेंट अ पेपर इन अ सिम्पोजियम ऑन द इश्यूज फेसिंग इंडियन लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रेजेंटेशन ही शेयर्ड सम ऑफ द वाइटल इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट्स बिजनेस अंडर द इम्प्रेशन
क्लाइंट बिजनेस लिखा ना, ऑफ हिज क्लाइंट्स बिजनेस, ठीक है, अंडर द इम्प्रेशन दैट इट विल हेल्प द नेशन टू कम्पीट विद अदर कंट्रीज एट इंटरनेशनल लेवल. Disclosure of client information as well as clause 1 part 1 second schedule 112 of 2 CA Act 1949 deals with the professional misconduct relating to the disclosure of information by a chartered accountant in practice related to business of his clients to any person other than his client without the consent of his client or otherwise than as required by any law for the time being in force would amount to breach of conduct. ठीक है. The code of ethics further clarifies that further clarifies that the such a duty continues even after completion of the assignment. ठीक है. Such a duty continues even after the completion of the assignment. ठीक है. The chartered accountant may however disclose the information in case it is required as part of performance of his professional duties. ठीक है. In the given case, Mr. Parekh had disclosed vital information of his client's business without the consent of his client under the impression that it will help the nation to compete with other countries at international level. ठीक है. Thus, it is a professional misconduct covered by 112 of 2 CA Act 1949. यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, इन्होंने ये लाइन क्यों लिखी, कोड ऑफ एथिक्स ड्यूटी कंटिन्यूज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट. उसने ऐसा कुछ कहीं लिखा तो था नहीं क्वेश्चन में. वो ठीक है, अगर लिखिए तो लिखिए, बट अगर एग्जाम में आया तो मैं तो नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है कि वो भी काम कर रहा था किसी इंडस्ट्री में पहले, तो उसने वहाँ की डिटेल शेयर कर दी, ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं है. ठीक है, कोई नहीं, हम इसको नहीं लिखेंगे, कोई नहीं, हम जैसे हमने ऊपर बाकी क्वेश्चन में किया ना वैसे ही करेंगे. अगर स्पेसिफिकली लिखा होता तो ये लाइन पक्का आनी थी. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव योर कमेंट्स विद रेफरेंस टू CA Act 1949 एंड शेड्यूल देयर टू. मिस्टर CA practicing chartered accountant in the course of the audit of listed company discovered serious violations of the provisions of the Company Act 2013. Informed the ROC out of public interest. अब ROC को उसने क्या इन्फॉर्म कर दिया. ठीक है, मेरे एक तरह से इन्फॉर्म कर दिया कुछ भी उसने, हाँ सीरियस वायलेशन थी ना, तो उसने वायलेशन ROC को इन्फॉर्म कर दी. तो यहाँ पे गलत किया उसने, बिकॉज आपको आप पढ़ोगे ना आगे, तो एक तरह से उसकी ड्यूटी होती है कि अगर कोई फ्रॉड वगैरह हो तो 1 करोड़ से ऊपर वाला, तो आपको 143(12) की रिपोर्टिंग करनी होती है CG को. अगर 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से कम हो अगर फ्रॉड, तो आपको करनी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्टिंग. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को रिपोर्टिंग करनी होती है, और 1 करोड़ से ऊपर हो तो आपको CG को रिपोर्टिंग करनी होती है. ये बैंक ऑडिट पॉइंट काफ़ी यूज होता है. बैंक ऑडिट कपिल गोयल सर का बहुत बेस्ट है, अगर वहाँ से किसी ने करना तो कर लो, उससे बेस्ट कोई नहीं है बैंक ऑडिट और NBFC ऑडिट वाले चैप्टर के लिए. As per clause 1 part 1 second schedule to CA Act 1949, member in practice with GOPM if he discloses information acquired in the course of his professional engagement to any person other than his client, so engaging him without the consent of his client or otherwise than as required by any law for the time being in force. ठीक है. Further, section 143(12) of CA Act 19 Companies Act 2013 requires that if an auditor of a company in the course of performance of professional duties has reason to believe that an offence involving fraud is being or has been committed against the company by officers or employees of the company, he shall immediately report the matter to CG within such time and manner as prescribed. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा इन द, मतलब एक तरह से अमाउंट इन्वॉल्विंग फ्रॉड इज बीइंग और इन्होंने वो लिखी 1 करोड़ वाली बात, वो लिख सकते हैं. ठीक है. In the given case, Mr. C had disclosed serious violations of the provisions of the Company in 2013 to ROC without the consent of the client under the impression that it would be in public interest. It is not clear from the questions whether the violations of provisions involve fraud being committed by officers or employees of the company. Hence, in the present case, instead of disclosing the violations to the ROC directly, auditor should mention the violations in his report in due compliance of SA 250, consideration of laws and regulations in an audit of financial statement. मतलब कह रहे हैं कि आपको ये करने की जरूरत, मतलब हाँ ये आपको कर सकते थे अगर आपको मिलता फ्रॉड, बट आपने जो डायरेक्टली डिस्क्लोज कर दिया ना वो गलत है, ROC को गलत है. वो आपको सीधा इसकी कंप्लायंस, मतलब ड्यू कंप्लायंस करनी चाहिए थी, ऐसे 250 के अंदर रिपोर्ट देनी चाहिए थी, जो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन होता है ना उसके अंदर आपको लिखना चाहिए था. ठीक है, आपने नहीं किया तो इसलिए आप गिल्टी हो. ठीक है, क्योंकि आपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हमें लगता है क्लाइंट, मतलब उसने CA ने सही की है, बट नहीं, उसने डिस्क्लोज कर दी इन्फॉर्मेशन, इसलिए गिल्टी पाया जाएगा CA. क्लाइंट का तो चलो उसने बचाने के मतलब फंसाने के लिए कुछ किया था, बट खुद ही फंस गया. क्लॉज 3 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल क्वेश्चन आ गया. लिली चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर्स एंड सर्टिफाइज प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स क्लाइंट अमेजॉन लिमिटेड. ठीक है, प्रोजेक्ट प्रिपेयर्स एंड सर्टिफाइज. ठीक है, अमेजॉन लिमिटेड. अब आपको क्लॉज 3 से याद आना चाहिए कि सी से क्या था. सी से हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, और एक था नॉन कंप्लायंस, और एक था हमारा नॉन कंप्लायंस था, हाँ एक था कंटीजेंसी. मतलब अगर आपको कोई कंटीजेंट है मैटर कोई, उसके ऊपर आप रिपोर्ट नहीं दे सकते अपनी, अगर कोई कंटीजेंसी के ऊपर आपकी रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए. ये इसकी बात करते हैं क्लॉज 3. Okay. Lily, a chartered accountant, prepares and certifies projected financial statement of his client Amazon Limited. Amazon Limited forwarded the same to their banks to secure some loans and bank on that basis sanctioned a loan. ठीक है, किस बेसिस पे, मतलब एक तरह से उसने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई. ये तो गलत कर दिया ना, प्रोजेक्टेड कैसे बना दिया, वही तो एक कंटीजेंसी होगी ना. कंटीजेंसी के ऊपर आप कैसे सर्टिफाई कर सकते हो, सर्टिफाई कर दिया आपने तो, प्रिपेयर किया तो ठीक है, सर्टिफाई नहीं कर सकते ना.
Amazon Limited forwarded the same to their bank to secure some loans and banks. So on that basis sanctioned the loan. ठीक है, comment with reference to the CA Act 1949 and scheduled thereto. फिर है आगे लिखते हैं एज पर क्लॉज 3 पार्ट 1 फर्स्ट सेकंड शेड्यूल सॉरी 312 की बात हो रही है 312 to the CA Act 1949 CAIP GOPM if he permits his name or the name of his firm to be used in connection with an estimate of earnings contingent upon future transactions in a manner which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast. vouches तो वही होगा ना, अगर सर्टिफाई कर दिया तो वाउच हो गया, आपने वाउच कर दिया, साइन कर दिया, आपने नीचे डेट डाल दी, यूडिन डाल दिया, गिल्टी तो हो गया, वाउच कर दिया आपने। तो यहाँ पे हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे 3400 का डिस्क्लोजर है, ऐसे 3400 प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन ऑफ PFI कहते हैं इसको, ऐसे प्रोवाइड दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर PPFS, मतलब एक तरह से मैं ऐसे बोल रहा PPFS पर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड अंडरलाइंग अजम्पशन। ये पूरी एक तरह से उन्होंने 3400 की लैंग्वेज लिख दी है, हमें भी यही लिख के आनी है। अभी क्वेश्चन अच्छा है, मतलब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, उसमें पर्सपेक्टिव फ्यूचर वाले की बात होती है ना इसमें भी, इसलिए हमें भी लाइन लिख के आनी है। ऑडिटर में भी आस्क्ड टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द PFI to enhance its credibility whether it is intended for use by third parties or for internal purposes. Thus, while making report on projection, the auditor need to mention that his responsibility is to examine the evidence supporting the assumptions and other information in the prospective financial information. His responsibility does not include verification of the accuracy of the projections, therefore he does not vouch for the accuracy of the same. भाई वो कह रहे हैं कि साइन भी कर सकते हैं, एक तरह से तुम्हें देनी है रिपोर्ट दे दो, रिपोर्ट दे सकते हो, बट आपको सीधा लिखना है कि मैं वाउच नहीं कर रहा इसके लिए, प्लस ये इसमें मैंने वेरिफिकेशन नहीं की एक्यूरेसी की, मतलब जो भी मैंने एक्यूरेसी चेक नहीं किया है, मैंने जो भी प्रोजेक्शन है कंपनी के जो डाटा दिया उसको मैंने मान के उसके ऊपर मैंने जो भी फॉर्मूलाज वगैरह लगा के चेकिंग करके मैंने वैल्यूएशन वगैरह लगा के देख लिया है, बट मैंने ना वाउच किया इस पर, ना मैंने कोई स्पेशली वेरीफिकेशन की है एक्यूरेसी को लेकर। ठीक है, इन द गिवन केस ली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड एंड सर्टिफाइड अ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल फोरकास्ट ऑफ हिज क्लाइंट Amazon Limited which was forwarded to the client's bank to secure some loans and based on which bank sanctioned the loan which is not in order। भाई बैंक ने उसके बेसिस पे लोन भी इशू कर दिया, हमें ऐसा लगेगा क्वेश्चन देखिए कि हाँ भाई बैंक ने लोन इशू कर दिया तो गलती क्या है, बट गलती है बिकॉज कर ही नहीं सकता था, ICN के मतलब प्रोविजन का उल्लंघन किया है। Therefore, Mr. Lilly held GOPM under Clause 3, Part 1, Second Schedule to CA Act 1949, assuming that the conditions stated in SA 3400 are not being fulfilled। इसको ऐसे लिखते हैं, assuming लिख दिया, assuming that conditions stated in 3400 not being fulfilled। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है थोड़ी, ये हमें दिमाग में नहीं आई थी ऐसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 95 पे। हाँ जी, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Commented with reference to CA Act 1949 and scheduled thereto, Mr. D, a practicing chartered accountant, examined and reported on the PFI, मतलब एक तरह से PFS सॉरी prospective financial statement for one of his clients to obtain a cash credit facility of 75 lakhs from a private bank। The bank has sanctioned a cash credit facility for rupees 60 lakh to his client। ठीक है, consequent to the sanction of loan by bank, he charged a fees of 60,000 based on 1% of the credit facility sanctioned। यहाँ पे मुझे लग रहा है दो क्लॉज फंस जाएंगे। पहला तो क्या है, उसने एग्जामिनेंट रिपोर्ट कर दिया पर्सपेक्टिव में, एक तरह से यही वाला जो हमने पढ़ा ना अभी 312 मतलब क्लॉज 3 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, ये फंसेगा इसमें। दूसरा क्या है, इसमें उसने क्या किया, मतलब बेस्ड ऑन 1% ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन, मतलब इसमें मेरे हिसाब से फंसेगा या नहीं फंसेगा, बिकॉज इसमें अगर मानने की वो है ना, इसमें था ऑप्शन कौन सा था, एनी अदर बिजनेस, मतलब एनी अदर बिजनेस, सॉरी क्लॉज 10 था ना इसमें, 11 था एनी अदर बिजनेस, क्लॉज 10 कौन सा बोल रहा हूँ मैं, क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल 10(1)(1) की बात कर रहा हूँ, क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्लॉज 10 में परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज नहीं करने का, बट उसमें था अगर वो लोन चार्ज, मतलब एक तरह से वो है ना कि लोन चार्ज करता है या लोन नहीं, सॉरी एक सेकंड मुझे भूल रहा है, हाँ मुझे याद है फंड रेजिंग फैसिलिटी थी ना उसमें, FR एक तरह से फंड रेजिंग फैसिलिटी अगर वो उसमें करता है, तो इसमें देखते हैं कि उन्होंने फंड रेजिंग फैसिलिटी में ये माना है कि नहीं माना, बस मेरे हिसाब से नहीं माना होगा, शायद गिल्टी किया होगा 10(1)(1) के अंदर भी, 10(1)(1) के अंदर भी गिल्टी किया होगा, देखते हैं। एज पर क्लॉज 3 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल टू 312 तो आना ही था, टू CA Act 1949 CAIP GOPM if he permits his name or the name of his firm to be used in connection with an estimate of earnings contingent upon future transactions in a manner which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast। ठीक है, फिर ऐसे 34 का आना ही था, इसका पूरा नाम आना था, फिर द प्रोवाइडेड मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ PFI एंड इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड अंडरलाइंग assumptions। ये तीन चीज़ आनी है, SBU
SBU मतलब सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, अंडरलाइंग अजम्पशन, ऐसे भी कर सकते हो। एस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, BOF, फिर है अंडरलाइंग अजम्पशन, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, अंडरलाइंग अजम्पशंस। The auditor may be asked to examine and report on the PFI to enhance its credibility, whether it is intended for use by third parties or for internal purpose. Thus, while making report on projection, the auditor need to mention that his responsibility to examine the evidence supporting the assumptions and other information in the PFI, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ लिखे फिर से पढ़ता हूँ, सॉरी। द वर्स वाइल मेकिंग रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्शन द ऑडिटर नीड टू मेंशन दैट इट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज to examine the evidence supporting the assumptions and other information in the PFI, and his responsibility does not include verification of the accuracy of the projections, therefore he does not vouch for the accuracy। इस पर अगर हम की पॉइंटर लिखे ना, मैं भी पेन से लिख लेता हूँ, बाद में काम आएंगे। की पॉइंटर इसमें क्या है, मतलब रिपोर्ट करने के लिए आईसी कह रही है कि ऑडिटर में बी आस्क्ड टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट, ठीक है। एग्जामिन एंड रिपोर्ट करने के लिए कहा जा सकता है किसका, ऑफ PFI, ठीक है। बट ऑडिटर को फिर यहाँ पे मतलब वो किसके लिए, मतलब एक तरह से तो इन्हांस इट्स, तो हमें पता ही है CA की रिपोर्ट अगर दे देगा तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, राइट। वेदर मतलब फिर वो कह रहे हैं कि चाहे थर्ड पार्टी यूज़ करे उसको, चाहे इंटरनल पर्पज खुद के लिए यूज़ करें, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि देखो अगर देयरफॉर अगर रिपोर्ट देनी ऑडिटर को मतलब दे सकता है, वाइल मेकिंग मतलब रिपोर्ट देने के टाइम ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को मेंशन करना है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ एविडेंस को एग्जामिन करने की सपोर्टिंग एजम्पशन के साथ, एंड अदर इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने पढ़ा, मतलब 720 में है ना, उसके भी मैंने क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है एक्चुअली, तो वो मैं डाल दूंगा मतलब जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें गलती से मैंने शुरू में बोल दिया कि थैंक यू फॉर 50 सब्सक्राइबर, जबकि मुझे लगा था 50 हो गया पर नहीं हुए थे एक्चुअल में, तो इसलिए भी वीडियो नहीं डाली वो वाली मैंने 710 और 720 वाली, ठीक है। एजम्पशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये देखना उसको, एंड ऑफ PFI एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसकी, डज नॉट इंक्लूड, वो उसमें इंक्लूड क्या नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं करता तो वो, ठीक है, वेरिफिकेशन नहीं करेगा ऑफ एक्यूरेसी, वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी नहीं करेगा ऑफ प्रोजेक्शंस, एंड देयरफॉर डज नॉट वाउच भी नहीं करता वो, मतलब ये लिखना है, वेरिफिकेशन भी नहीं करेगा एक्यूरेसी के लिए, और देयरफॉर वाउच फॉर एक्यूरेसी भी नहीं करेगा वो, ठीक है। ये पॉइंटर्स मेन है इसमें याद रखने के। फिर अगर क्लॉज 10 पार्ट 1 फॉर शेड्यूल 10(1)(1) की बात भी हमने देखी थी, ऊपर आएगी। टू सी एक्ट 1949 प्रोहिबिट्स द सी एन प्रैक्टिस टू चार्ज, टू ऑफर, एक्सेप्ट फीस विच आर बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स और विच आर कंटिजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स ऑफ वर्क, ठीक है। हाउएवर दिस रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर सच पेमेंट इज परमिटेड बाय द रेगुलेशंस मेड इन दिस बिहाफ, ठीक है। द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज फ्रेम्ड रेगुलेशन 192, ये हमने याद भी की थी रेगुलेशन 192, इसको रिवाइज भी कर लेंगे अभी। Will exempt certain professional services from the operation of caution, charging fees and percentage of credit facility is not covered। और ये ना परसेंटेज ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अवेल्ड, यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन में क्या लिखा था इन्होंने, क्रेडिट बैंक से, हाँ कैश क्रेडिट फैसिलिटी है ना, मतलब फंड रेजिंग नहीं, यहाँ पे फंड रेजिंग होती, फिर हम सोचते कि भाई हाँ अलाउड होना चाहिए, फिर हम एजम्पशन दे रहे थे कि हमने फंड रेजिंग मान लिया इसको तो इसलिए गिल्टी नहीं माना जाएगा, बट यहाँ पे फंड रेजिंग की तो बात ही नहीं की है, यहाँ सीधा लिखा क्रेडिट फैसिलिटी की, क्रेडिट फैसिलिटी इसलिए गिल्टी पाया जाएगा, ठीक है, अंडर क्लॉज 10 भी है। और इन्होंने वो दूसरा लिखा नहीं है यार, दूसरा भी तो है साथ में, क्लॉज 10 और 3400 के प्रोविजन, जैसे ऊपर इन्होंने लिखा था ना 30 एज्यूमिंग दैट कंडीशन स्टेटेड इन 3400 नॉट बीइंग फुलफिल्ड, वो भी लिखेंगे यहाँ पे, पूरा आंसर नहीं, यहाँ पे इंक्लूजन पूरा लिखेंगे हम भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिव योर कमेंट्स। पहले सॉरी, यहाँ क्वेश्चन जाने से पहले हम एक बार वो रिवाइज करते हैं, रेगुलेशन 192 में हमने क्या याद किया था। हाँ जी, इसको ना मैंने ऊपर से कॉपी कर लिए, तो इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया था, इंडिया के वीसी ने RCM की FD करवाई, इंडिया से क्या था, हमने इंसॉल्वेंसी था, और एन से था हमारा नॉन ऑडिट सर्विसेज टू नॉन एश्योरेंस क्लाइंट्स, ठीक है। तो उसके बाद था वी से था वैल्यूअर फॉर इनकम टैक्स एंड ड्यूटी एंड ड्यूटीज, सॉरी DT से इनकम टैक्स ही होगा ना, ठीक है। फिर C से था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। फिर आर से था रिसीवर और लिक्विडेटर, फिर सी से था कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, हाँ वो रिपोर्ट दे सकता है अपनी। फिर एम से भूल गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और F से था हमारा फंड रेजिंग सर्विसेज, और डी से था डेट रिकवरी सर्विसेज। हमने फंड रेजिंग सोचा था इसमें फॉल करेगा, बट नहीं फॉल किया बिकॉज क्रेडिट फैसिलिटी के लिए था वो इस क्वेश्चन में, ठीक है। रेगुलेशन 192 भी हमारी रिवाइज होगी, इंडिया के VC ने RCM की FD करवाई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, रेगुलर कमेंट्स विद रेफरेंस टू सी एक्ट 1949 एंड शेड्यूल देयर टू, मिस्टर ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ हिज क्लाइंट टू प्रिपेयर प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो रिपोर्ट ऑन द सेम, रिपोर्ट भी देने के लिए उसने रिपोर्ट ऑन द सेम, ठीक है। मिस्टर डी आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड द सेम स्टेटेड दैट इन हिज रिपोर्ट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, द बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड ऑल्सो द मेजर एजम्पशन मेड इन अराइविंग एट द फोरकास्ट, ठीक है। और मतलब से उसने एक तरह से
लिख दिया है सारा कुछ। तो क्वेश्चन देखते हैं उन्होंने क्या बोला है, मुझे तो ये समझ नहीं है लाइन क्यों लिखी है। देखते हैं अभी आंसर में उन्होंने क्या लिखा है कि मतलब इसको सीए के फेवर में यूज़ किया या अगेंस्ट में। ठीक है, ही डज नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द, मतलब एक तरह से उसने सही किया है, मतलब उसने जो जो क्लॉज में लिखा गया था वो सब उसने कर दिया है। ठीक है, ये लग रहा है पढ़ के। तो एज पर क्लॉज 3 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल टू सी ए 31312 की बात की है, टू सी ए 1949 सी ए आई पी जी ओ पी एम इफ ही परमिट्स हिज नेम और द नेम ऑफ हिज फर्म टू बी यूज इन कनेक्शन विद एन एस्टिमेट ऑफ अर्निंग कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस इन अ मैनर दैट विच में लीड टू द बिलीफ दैट ही वाउचेज फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। ठीक है, फिर आगे ऐसे 3400 एग्जामिनेशन ऑफ पी एफ आई provides that the management is responsible for the preparation and presentation of PFI, including the identification and disclosure of the sources of information, the basis of forecast, and the underlying assumptions. ठीक है, the given case Mr. E is being engaged by the client to prepare and report the projection. ठीक है, Mr. E is required to ensure that the requirements of SA 3400 have been fulfilled. ठीक है, Mr. E after having prepared a projection next 5 years stated in his report sources of information बता दिया उसने, बेसिस फोरकास्ट दे दिया। ठीक है, समझ गया, मतलब उसने बता दिया कि सोर्स कहाँ है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है उसने, बेसिस क्या फोरकास्ट का, मतलब उसने खुद नहीं बताया कि फोरकास्ट मैंने वेरीफाई किया है, मैंने बनाया, बेसिस बता दिया उसने। एंड मेजर assumption क्या है, मेड इन अराइविंग एट द फोरकास्ट। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ही डज नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये पता नहीं इन्होंने कुछ लिखना होगा, देयरफॉर ऐसा लिखना होगा, देयरफॉर डज नॉट वायलेट द रेगुलेशन, देयरफॉर ही इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बिकॉज उसने सब कुछ सही किया है। ये नॉट गिल्टी वाला क्वेश्चन है, तो इसको पता नहीं आंसर में शायद कुछ गड़बड़ है, बट नॉट गिल्टी है, देख के तो ये लग रहा है उसने सारा कुछ सही किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 97 है, एपी एंड कंपनी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाज अपॉइंटेड बाय डी लिमिटेड। ठीक है, टू एवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, टू एवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉर देयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड फिक्सेशन ऑफ फेयर मार्केट प्राइस। ठीक है, मिस्टर पी एस सी ए फर्म इज नॉन मिस्टर पी ऑफ द सी ए फर्म इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कमेंट विद रेफरेंस टू सी 1949 एंड रेगुलेशन देयर अंडर। ओके, तो उन्होंने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एवेल्यूएट करने के लिए एक तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म को एम्प्लॉय किया है। बट उसका जो फर्म का पार्टनर है ना, एक तरह से सी ए फर्म है, उसका जो सी ए फर्म का पार्टनर है ना, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है किसका, इस कंपनी का, जिसके लिए उन्होंने कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एवेल्यूएट करने के लिए अपॉइंट किया है। तो एक तरह से वही होगा ना मेरे हिसाब से, या तो उसमें फंसा रहे इन्होंने, पर इन्होंने ऐसे अपॉइंट तो किया है, पर देखते हैं कि ओपिनियन देने की बात की है कि नहीं, ये ओपिनियन वाली बात ही लग रही है। देखते हैं अभी आंसर में क्या लिखा है। एज पर क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल टू सी ए 1949 डिजिस्ट सी ए इन प्रैक्टिस टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज इन विच his firm or a partner in his firm has a substantial interest. ठीक है, in the present case firm has been appointed to evaluate the cost of the various products manufactured by it for their operation system, not for expressing opinion on financial statement, so it cannot be construed to be misconduct as it is a verification of facts and no opinion is expressed. ये सही है ना, therefore not for expressing opinion on financial statements, so it cannot be construed to be misconduct as it is a verification of facts and no opinion is expressed. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें क्या है, हाँ मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, बिकॉज इसमें एक तरह से दिमाग नहीं जाता है एक तरह से कि ये क्वेश्चन है किस क्लॉज का, समझ नहीं आता, तो थोड़ा डीप सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, मतलब हाँ कुछ ना कुछ तो बंदा लिखेगा ही ना ओपिनियन, क्योंकि लग रहा है कि ओपिनियन के लिए तो पॉइंट किया नहीं है, लग तो नहीं ओपिनियन के लिए, बट उसके रिलेटेड क्लॉज वो है सर, तो उन्होंने वही लिख दिया कि ओपिनियन में एक तरह से नॉट फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस बट फॉर कॉस्ट, मतलब एक तरह से इवेल्युएट करने के लिए, एज इट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। ये इंपॉर्टेंट, ये इसके लिए कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, therefore no professional misconduct, however the firm while accepting the position as auditor would have to consider whether it would be possible to act in an independent manner and express opinion on financial statement. ठीक है, मतलब अगर ऑडिटर अपॉइंट किया उस फर्म को तो उसके बारे में कह रहे हैं कि तो आपको सोचना पड़ेगा, तो उसको मैं मार्क कर लेता हूँ कि अगर ऑडिटर एज ऑडिटर अपॉइंट किया तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर धवल प्रैक्टिसिंग सी ए इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर सिंप्लिसिटर। डायरेक्टर सिंप्लिसिटर तो हमने पढ़ा हुआ कि अलाउड होता है इन अ कंपनी। ठीक है, आफ्टर 3 years ऑफ अपॉइंटमेंट मिस्टर धवल रिजाइंड एज डायरेक्टर एंड एक्सेप्टेड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर पोजीशन ऑफ द कंपनी। ओके, तो इसमें ना एक लिमिटेशन होती है कि अगर डायरेक्टर आप अपॉइंट हुए, ये काउंसिल गाइडलाइंस में लिखी गई है 3 साल तक, आप शायद होता है कि 3 साल की टाइम लिमिट होती है, आप किसी उस कंपनी में कोई ऐसी मतलब जहाँ पे आपको सर्टिफाई करना होगा तो स्टैट्यूटरी वाली पोजीशन ले नहीं सकते। देखते हैं अब क्या गिल्टी है। क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल टू सी एक्ट 1949 CAIP GOPM if he expresses an opinion on financial statements of any business or enterprise in which his firm or partner his firm or partner has a substantial interest. Section 141 फिर बात करते हैं, specifically prohibits a member from auditing the accounts of a company in which he is an officer or employee. Okay,
एज पर क्लैरिफिकेशन, हाँ एक्चुअली काउंसिल गाइडेंस नहीं है वो, क्लैरिफिकेशन बाय काउंसिल है। मेंबर शेल नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है, 3 ईयर नहीं है 2 ईयर है, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर एज डायरेक्टर और रेजिग्नेशन एज डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी। Therefore, in the given case, Mr. Dhaval, a practicing CA, is appointed as director simpliciter in company, and after 3 years of appointment, Mr. Dhaval resigned and accepted the statutory order position of the company. In view of the above provision, Mr. Dhaval cannot accept the directorship until the completion of 2 years after his resignation. Therefore, held guilty of professional misconduct under clause 4 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल 4(1)(2) के अंदर गिल्टी पाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 99 के ऊपर। हाँ नहीं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी ए डी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड एज द सिंप्लिसिटी डायरेक्टर इन अ कंपनी ऑन 1/1/2022। आफ्टर सर्विंग 18 मंथ डी रिजाइंड एज डायरेक्टर एंड एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/23। 1/10/23 मतलब 2 साल पूरे नहीं हुए ना, 2 साल कब पूरे होते, एक मतलब 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2024, 24 तक पूरे होते, तो इन्होंने यही लिखा होगा। प्रोहिबिट्स अ मेंबर फ्रॉम ऑडिटिंग द अकाउंट्स, ये इन्होंने लिखा था ऊपर 141 का रेफरेंस दिया था, राइट। क्लेरिफिकेशन इशूड बाय काउंसिल का रेफरेंस दिया था, ठीक है। बट शैल नॉट एक्सेप्ट आफ्टर 2 साल तक नहीं कर सकता, बट उन्होंने मतलब 2 साल तक नहीं कर सकता, 80 मंथ्स में कर लिया गिल्टी बिकॉज बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर रेजिग्नेशन एज डायरेक्टर। तो इसका एमसीक्यू भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज इसमें उन्होंने 2 साल का मंथ्स के बेसिस पे चेक ही कर लिया, आपका टेस्ट चेक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 100 पे चलते हैं हम, हमारी सेंचुरी पूरी होने वाली है। कमेंट विद रेफरेंस टू द सी एक्ट 1949 एंड शेड्यूल देयर टू। CA they started practice in Punjab in the year 2021. They issued turnover certificate for Messrs company this and forwarded to the bank for the purpose of availing cash credit facilities. Cash credit facility के लिए एक तरह से वो याद आ गया ना क्वेश्चन था, ये उसमें नहीं आता, ये फंड रेजिंग में नहीं आता बिकॉज कैश क्रेडिट फैसिलिटी है ना, फंड रेज तो कुछ है ही नहीं। सर्टिफिकेट दे दिया उसने, तो एक तरह से गिल्टी हो गया ये, उसके अंदर भी एक तरह सर्टिफाई कर दिया उसने। एंड मशीनरी, एक मिनट, उसने क्या था, प्रैक्टिस स्टार्ट की टर्नओवर सर्टिफिकेट दिया इस कंपनी के लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेने के लिए। ओके, तो इसने पता बहुत सारे क्लॉज फंसेंगे मुझे लग रहा है, बट आंसर देख के तो लग रहा है इन्होंने एक ही क्लॉज फंसाया, बट देखते हैं, पता नहीं। ब्रदर ऑफ CA देव वाज अ प्रोप्राइटर ऑफ मेस्टर दिस कंपनी एज पर क्लॉज फॉर पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल 2। मतलब इन्होंने सिर्फ 4(1)(2) फंसाया, मतलब मैं अगर होता तो शायद कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो था ना, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं सॉरी, टर्नओवर सर्टिफिकेट दिया है ना, हाँ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, मतलब हाँ क्रैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए। एक सेकंड में कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, हाँ सॉरी, कन्फ्यूजन होने का कोई दिक्कत नहीं थी, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए था मुझे, पता नहीं, मुझे लगा था कि वो परसेंटेज बेसिस वाला भी आएगा, पर परसेंटेज बेस पे तो कुछ चार्ज किया नहीं है, तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी देख के वो दिमाग में आया था बिकॉज हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ना अभी, तो इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हुआ था। तो उसको नहीं सोचना बिकॉज परसेंटेज बेस पे कुछ नहीं चार्ज किया उसने। प्लस उसने जो एक तरह से टर्नओवर सर्टिफिकेट है जो कंटिजेंसी वाला कोई है ही नहीं, मतलब टर्नओवर सर्टिफिकेट कंटिजेंसी तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें बस ये पॉइंट है, ब्रदर ऑफ CA देव वाज प्रोप्राइटर ऑफ दिस कंपनी, बस ये है कि इसमें ओपिनियन दे दिया उसने जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था उसका, उसके रिलेटिव का या उसकी फर्म का, मतलब एक तरह से रिलेटिव नहीं, मतलब उसकी फर्म का या उसका या उसके पार्टनर का, इन हिज फर्म हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर उसने वहाँ पे ओपिनियन दे दिया एज पर क्लॉज फॉर पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल 4(1)(2), ठीक है। फर्दर ही इज नॉट परमिसिबल फॉर मेंबर टू, इट इज नॉट परमिसिबल फॉर अ मेंबर टू अंडरटेक द असाइनमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन वेयर इन द क्लाइंट इज रिलेटिव ऑफ द मेंबर। Relative for this purpose would refer to definition as mentioned in AS 18, ठीक है। In the given situation, CA Dev started a practice in Punjab in the year 2021, ठीक है। CA Dev issued turnover certificate for Messer this and to be forwarded to the bank for the purpose of obtaining loan. Brother of CA Dev is proprietor of Messer this company. Brother is covered in the definition of relative as mentioned in AS 18, मतलब ठीक है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, जो हमें एक तरह से माइंडसेट के हिसाब से लग रहा है ना रिलेटिव है, तो हम वैसे लिख देंगे, बस ये याद रखना कि AS 18 का रेफरेंस दे देना। देयरफॉर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल टू CA एक्ट 1949। अब हम सेंचुरी पूरी होगी, अब हम चलते हैं 101 पे। Mr. D practicing CA appointed as a director simpliciter after 1 year of appointment resigned and accepted statutory auditor, ठीक है। और उसने 1 year ऑफ अपॉइंटमेंट रिजाइन किया, साथ ही साथ एक्सेप्ट कर लिया, तो गिल्टी पाया जाएगा। पहले देखें, मेरे इसमें ना फिर से पढ़ लेते हैं बिकॉज इसमें 2-3 लाइनें लिखनी है, एक तो क्लॉज का रेफरेंस देना है और 141 का रेफरेंस देना है, और काउंसिल की जो क्लेरिफिकेशन है उसका रेफरेंस देना है। एज पर क्लॉज फॉर पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल टू CA एक्ट 1949 CAIP GOPM if he expresses an opinion on financial statements of any business or enterprise in which he is firm or partner in his firm has a substantial interest, ठीक है। ये कह रहे थे सेक्शन 141 ऑफ CA एक्ट, मतलब एक तरह से कंपनीज एक्ट 2013 specifically prohibits a member from auditing the accounts of a company in which he is an officer or employee.
Further, as per clarification issued by council, member shall not accept the assignment of audit of a company for a period of 2 years from the date of completion of his tenure as director और रेजिग्नेशन एज डायरेक्टर। वाला एक तो या तो उसका कंप्लीट हो गया या रेजिग्नेट कर दिया, उसने रेजिग्नेशन दे दिया, उसके 2 साल तक नहीं एक्सेप्ट कर सकता वो कोई भी ऐसी एक तरह से असाइनमेंट ऑफ ऑडिट नहीं एक्सेप्ट कर सकता। वो उसमें साइन करने होता है उसको, अटेस्टेशन फंक्शन होता है उसमें। इन द इंस्टेंट केस मिस्टर डी प्रैक्टिसिंग सी एज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर सिंपलीसिटर एंड आफ्टर 1 year of appointment मिस्टर डी रिजाइंड एज द डायरेक्टर एंड एक्सेप्टेड अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर पोजीशन ऑफ द कंपनी। इन व्यू ऑफ द अबव मिस्टर डी कैन नॉट एक्सेप्ट द डायरेक्टरशिप अंटिल द कंप्लीशन ऑफ 2 years आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, देयरफॉर हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर 412 ऑफ सी एक्ट 1949। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज 4 के क्वेश्चन खत्म। अब क्लॉज 5 पे चलते हैं। क्लॉज 5 क्या बात करता है, वो ये बात करते हैं मटीरियलिटी की बात करता है ना शायद, ड्रेस नहीं सॉरी मटेरियल फैक्ट की बात करता है। क्लॉज ऐसे है ना, एक्चुअली याद क्यों है, तो ओ माई गॉड से याद क्यों है। ओ माई गॉड तो क्या हो गया हमारा, क्लॉज हमने 4 पढ़ लिया और एम से एक्चुअली 2 है, एक तो मटेरियल वाला है और एक मटेरियल फैक्ट्स वाला है और मटेरियलिटी वाला है एक। मटेरियल फैक्ट्स मटेरियलिटी एक ही चीज़ है, सॉरी मटेरियल फैक्ट एक चीज़ है और मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गया थी। तो देखते हैं क्लॉज 6 में इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं और जी से होता है एक तरह से ग्रॉसली नेग्लिजेंट अगर उसने काम किया। ठीक है, कि Mr. D, practicing chartered accountant, was appointed by Realty Limited to present its cases before GST authorities under a duly exerted power of representation। एक तरह से PO दे दिया उसको। ठीक है, ठीक है। In the course of proceeding, he submitted certain statements written as well as oral, which later found to be false and materially misleading। Later found to be false and materially misleading। ठीक है, meant in this on this in the light of professional code। A practicing chartered accountant was appointed to represent a company before the tax authorities। He submitted certain information and explanations to the authorities on behalf of his clients, which are found to be false and misleading। मतलब उस तरह एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन दे दी अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, मतलब उसने चेक नहीं किया होगा इसलिए गलत की होगी। As per clause 5 part 1 second schedule to CA Act 1949, member in practice GOPM, if it fails to disclose the material fact known to him which is not disclosed in the financial statement, but disclosure of which is necessary to make the financial statement not misleading, where he is concerned with that financial statement in a professional capacity। यही था, इसमें मटेरियल फैक्ट वाला क्वेश्चन है ना, तो इसलिए ये एम से था। तो एज फिर आगे क्लॉज 6 की बात की है, बिकॉज उसने मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है ना उसमें, मतलब एक तरह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें क्लॉज 5 6 दोनों बात हो रही है, दोनों एम आ रहे हैं इसमें। मटेरियल फैक्ट वाला एम भी आ रहा है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला एम भी आ रहा है। फिर क्लॉज फॉर 6 part 1 और सेकंड शेड्यूल, मेंबर इन प्रैक्टिस इट विल बी GOPM if he fails to report a material misstatement known to him to appear in a financial statement with which he is concerned in a professional capacity। ठीक है, in the given case Mr. D had submitted the statement before the GST authorities, which later found to be false and materially misleading। Although the statements were misleading, the CA had only submitted them acting on the instruction of his client as his authorized representative। ठीक है, because therefore guilty liable for professional misconduct because in this case he is concerned in the representative capacity and not professional capacity। ओके ओके ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसने हैड ओनली सबमिटेड देम एक्टिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन क्लाइंट एज द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव देयरफॉर नॉट लायबल बिकॉज उसने ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज उसने सिर्फ रिप्रेजेंट किया क्लाइंट को, उसने कोई अपनी कैपेसिटी में नहीं ऐसे कोई सबमिट किए, क्योंकि लिखा ना या प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड प्रोफेशनल, मतलब एक तरह से ये अंडरस्टैंडिंग वाली लाइन है और अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उसने किया है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं था। प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर होता तो गिल्टी पाया जाता। ये पता क्यों, प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब एक तरह से साइन करके दे रहा होता, साइन तो उसने कुछ किया नहीं है, बस उसने POA मतलब एक तरह से लेके सबमिट किया है, बस क्लाइंट का एक तरह से उसने विचोला बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेंट विद रेफरेंस टू सी एक्ट 1949 एंड शेड्यूल देयर टू एंड ENI लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द कंपनी एक्ट 2013 हैज क्रिएटेड अ सेपरेट ट्रस्ट ENI एम्प्लॉइज ग्रेचुटी फंड। बोथ द कंपनी एंड ट्रस्ट आर अंडर द सेम मैनेजमेंट। ठीक है, मिस्टर ए इज द ऑडिटर ऑफ बोथ द एंटिटीज। ठीक है, मिस्टर ए हैज ऑब्जर्व्ड दैट सम पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर वाज नॉट अप्लाइड टुवर्ड्स द objects of the trust। He informed the matter to the board of trustees through a separate report but did not qualify the audit report of the trust। okay, फिर से पढ़ते हैं एक बारी। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। ठीक है, सब पे सेपरेट ट्रस्ट बनाया उन्होंने। बोथ द कंपनी एंड ट्रस्ट आर अंडर द सेम मैनेजमेंट। मिस्टर ए इज द ऑडिटर ऑफ बोथ द एंटिटीज, दोनों का ऑडिटर, इसका भी ऑडिटर इसका भी। मिस्टर ए हैज ऑब्जर्व्ड सम पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर वाज नॉट अप्लाइड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, मतलब एक तरह से सही से काम नहीं हो रहा। ही इन्फॉर्म्ड द मैटर टू द बोर्ड ऑफ ट्रस्टेड विद थ्रू अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। सेपरेट रिपोर्ट डिड नॉट क्वालिफाई, मतलब वही है ना, उसने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, यही वही बात हो रही है। मतलब एक तो क्वालिफाई करना चाहिए था उसको रिपोर्ट ने, बस उसने सिर्फ बोल दिया कि मैं बोर्ड को बता देता हूँ, अपने आप देखना देख लेंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं है, जबकि गलत है ये।
ठीक है. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इरेगुलरिटीज एज पर क्लॉज 5 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल टू सी एक्ट 1949 CAIP GOPM if he fails to disclose the material fact known to him which is not disclosed in the financial statements but disclosure of which is necessary to make the financial statements not misleading. ठीक है. In the given case the chartered accountant was aware of the contraventions and irregularities committed by the trust as these were referred to in the confidential report given by the chartered accountant to the trustees of the company. However, he has issued the annual account without any qualification. मतलब पब्लिक को देख के लग रहा है सब कुछ सही है जबकि अंदर कंपनी गड़बड़ कर रही है. On similar fact, it was decided by Supreme Court in Kishorilal Datta versus P.K. Mukherjee that it was the duty of the chartered accountant to have disclosed the irregularities and contravention to the beneficiaries of the fund in the statement of account signed by him. ठीक है. Therefore guilty because misconduct if the amount of irregularities proved material. Okay. ये लाइन लिखनी भी इसमें इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर मटेरियल फाउंड होता है कि मतलब काफ़ी बड़ा कुछ है इरेगुलरिटी, मतलब मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज होता है ना, तभी वो क्लॉज 5 हिट हो. क्लॉज 5 ही है ना, तभी क्लॉज 5 हिट होगा. बिकॉज अगर मटेरियल नहीं हुआ फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ लो यार कुछ छोटी सी चीज़ है उसने बता दिया ऐसी, ठीक है फिर तो चलेगा. चलो चलते. इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ असाइनमेंट ऑफ दिस कंपनी CA Soft केम टू नो दैट द कंपनी ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच एंड अनेबल टू मीट एम्प्लॉय सैलरी हैज टेकन अ लोन ऑफ 50 lakh फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रेचुटी फंड. The said loan was not reflected in the books of account of the company and auditor ignored this transaction in his report. उसने दिखाया ही नहीं. ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है. द कंपनी विद कमेंट विद रेफरेंस टू CA 1949. ठीक है. उसमें नेक्स्ट और में क्या है, मिस्टर शीतल चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ कंपनी came to know that the company has taken a loan of 12 lakh from employee provident fund. The said loan was not reflected in books of account. मतलब कंपनी ने बुक्स में लोन दिखाया ही नहीं जैसे ऊपर था. ठीक है. However, the auditor ignored फंस गया ना फिर. क्लॉज 5 मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया. एज पर क्लॉज 5 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल टू द 512 की बात हो रही है टू CA 1949 CAIP GOPM if he fails to disclose the material fact known to him which is not disclosed in the financial statements but disclosure of which is necessary to make the financial statements not misleading. ठीक है. In this case CA Soft has come across information that a loan of rupees 50 lakhs has been taken by the company from gratuity fund. ठीक है. Said loan has not been reflected in the books of accounts and hence not disclosed in the financial statement. ठीक है. Therefore CA Soft fails to disclose the fact above in his report. He will be affected by the provisions of professional misconduct under clause 5 part 1 second schedule to CA Act 1949. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए. कमेंट विद रेफरेंस टू CA Act 1949 and schedule there to CA Dice has signed the balance sheet of PQR Limited for year 31st March 2023 which failed to give disclosure of the charge created for 4.35 CR against the corporate guarantee given in favor of a group company. Okay. The balance sheet size of the company फाइल्ड विद रजिस्टर ऑफ कंपनी वाज 26.12 करोड़. मतलब हमें एक तरह से जजमेंट्स देख के लग रहा है कि भाई मटेरियल है जो उसके मेरे एक तरह से टोटल साइज ऑफ द कंपनी है उसका ये है, बट उसने जो चार्ज क्रिएट किया एक तरह से वो इतने कर दिया. मेरे एक तरह से मटेरियल तो है. As per clause 5 part 1 second schedule to CA Act 1949, a member in practice GOPM if he fails to disclose the material fact known to him which is not disclosed in a financial statement but disclosure of which is necessary to make the financial statement not misleading where he is concerned with that financial statement in a professional capacity. ठीक है. It may be observed that this clause refers to failure to disclose the material fact which is known to him in a financial statement reported on by the auditor. ठीक है. It is obvious that before a member could be held guilty of professional misconduct materially has to be established. ठीक है. The determination of materiality has been provided in SA 320 materiality in planning and performing an audit of financial statement. ठीक है. Financial reporting frameworks often discuss the concept of materiality in the context of the preparation and presentation of financial statement PPFS. ठीक है. Although the financial reporting framework may discuss the materiality in different terms, they generally explain among other points that judgments about materiality are made in the light of surrounding circumstances and are affected by the size or nature of the misstatement or a combination of both. ठीक है. जजमेंट्स के बारे में लिखा. जजमेंट्स अबाउट मटेरियलिटी आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस एंड आर अफेक्टेड बाय साइज और नेचर ऑफ स्टेटमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. In the given case, Dice has signed balance sheet which failed to give disclosure of 4.35 CR considered material fact by applying the above SA 320 principle. ठीक है. ऐसा 320 इन्होंने सारा कुछ लिख दिया, बस ऊपर सिर्फ लाइन लिखी है एक बस. Against the corporate guarantee given in favor of a group company. Size of balance sheet is 26.12 crore. Therefore, this is a material fact and it has to be disclosed in financial statements. Therefore, CA Dice is attracted by provisions of professional misconduct under clause 5 part 1 second schedule to CA Act 1949. ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म. तो अभी चलते हैं गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, सी यू.